नमस्कार, 12 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। 15 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर से श्रद्धालु लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार और राष्ट्रीय पेंटिंग पुरस्कार किए प्रदान। ईवी यात्रा वेब पोर्टल का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का किया अनावरण। ओडिशा में होने जा रहे हॉकी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के साथ जीत के लिए भारतीय हॉकी टीम को दी शुभकामनाएं। और काशी तमिल संगमम का महोत्सव जारी। आयोजन में वाराणसी के एमपी थिएटर में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी, साथ ही तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की टीमों के बीच वॉलीबॉल खेल का हुआ आयोजन। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। परम पावन प्रमुख स्वामी महाराज एक मार्गदर्शक और गुरु थे जिन्होंने भारत और दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन को प्रेरित किया। उनका जीवन आध्यात्म और मानवता की सेवा के लिए समर्पित था। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था की शीर्ष हस्ती के रूप में उन्होंने लाखों लोगों को कल्याण और देखभाल प्रदान करते हुए अनगिनत सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलों को प्रेरित किया है। महामहिम प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष में दुनिया भर के लोग उनके जीवन और कार्य का जश्न मना रहे हैं। और देश भर में आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार और राष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगिता पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित किया और साथ ही ईवी यात्रा वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने इस अवसर पर विद्युत मंत्रालय द्वारा कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों को सभा के समक्ष रखा, जिसमें एनर्जी एफिशिएंट उपकरणों के प्रयोग जैसे कि एलईडी लाइटिंग, एग्रीकल्चर पंप, एयर कंडीशनर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस पहल से तकरीबन 100 मिलियन टन प्रतिवर्ष की कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। ऊर्जा इंटेंसिव उद्योग में परफॉर्म, अचीव और ट्रेड स्कीम के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 106 मिलियन टन की कमी देखी गई है। उन्होंने घरेलू उपकरणों में स्टैंडर्ड और लेबलिंग स्कीम का भी जिक्र किया, जिसकी मदद से उपभोक्ताओं को बिजली बचाने में निर्णय लेने में मदद मिली है। आरके सिंह ने कहा कि देश ने 2030 तक 32 से 35% तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। और अब बात कर लेते हैं G20 की। भारत की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित G20 विकास कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज G20 देशों के प्रतिनिधि विकास के एजेंडे पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले भारत के G20 शेरपा का अमिताभ कांत ने बैठक के शुरुआती सत्र को संबोधित करते हुए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पर जोर देते हुए कहा कि भारत सरकार ने देश में बेहतर डेटा प्रबंधन के माध्यम से डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जैसी कई पहल की है। वहीं G20 की बेंगलुरु में वित्त व केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। वित्तीय मामलों को लेकर आयोजित इस बैठक में आज अंतर्राष्ट्रीय टैक्स, समावेशी वित्तीय क्षेत्र को लेकर चर्चा हो रही है। इससे पहले बैठक के पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, वित्त की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा हुई थी। और सीधे चलते हैं मुंबई, जहां पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमृतपाल सिंह सीधे जुड़े हैं। अमृतपाल, मैं सबसे पहले यही समझना चाहूंगा कि ये जो G20 की बैठक मुंबई में चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बढ़ावा देगी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक है, देश विश्व भर की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बैठक है ये। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। G20 समूह है 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का दुनिया की। जी, करीब 85% ग्लोबल जीडीपी कंट्रोल करते हैं, 75% विश्व का वैश्विक ट्रेड कंट्रोल करते हैं। पॉपुलेशन दुनिया की इन मुल्कों में बसती है, डिसाइड करते हैं जो जिस पर
ये एक्शन लेते हैं वो सिर्फ इन 20 देशों को नहीं पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है, चाहे वो क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दे पे हो, चाहे वो रेस्टोरेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे हो। तो इनके जो एक्शन प्लान्स होते हैं वो पूरी दुनिया पर उसका इफेक्ट दिखता है। इसलिए इस जो बैठक हो रही है ये भारत की अध्यक्षता में हो रही है, पर इसकी दुनिया की इस पर नजर है। अब आपने कहा कि ये जो मुंबई में हो रही है, देखिए इसके G20 के ना 2 ट्रैक्स हैं। एक शेरपा ट्रैक है जिसमें एग्रीकल्चर, कल्चर, प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये डिस्कस होता है। मीटिंग बैंगलोर में सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और डिप्टी फाइनेंस हेड्स मिल रहे हैं, वो फाइनेंशियल इश्यूज को देखते हैं। अब जहां मुंबई में एसेंशली एक डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है जो शेरपा ट्रैक का एक सेक्शन है। तो यहाँ पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनकी प्राप्ति में कैसे अर्जेंसी लाई जाए, तेजी लाई जाए, उस पर बहस हो रही है और इनको कैसे यूज किया जाए दुनिया के विकास के लिए और इन देशों के विकास के लिए और बाहरी देश। एक चीज अमृतपाल मैं और आपसे ये समझना चाहता हूं कि जब हम G20 की बैठक की बात करें, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, क्या भारत के पास एक बेहतरीन मौका है कई अलग अलग मुद्दों को उठाने का, जो पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है, चाहे हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, हम खाद्यान्न संकट की बात करें, या फिर हम आतंकवाद की बात करें, या फिर हम कोविड के समय जो अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की प्रभावित हुई है उसको बूस्टअप देने की बात करें। एक बेहतर बड़ा मंच है ये। बिल्कुल, ये एक बड़ा मंच है, करना चाहता है और कर भी रहा है एजेंडा शेप करने में। भारत ने बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो, जो डेवलपमेंट रेजिलिएंट हो। प्रधानमंत्री ने बात की थी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट या लाइफ की, अगर आपको याद हो ग्लासगो कॉप कॉन्फ्रेंस में, तो वो एक बड़ी प्रायोरिटी है भारत के लिए। तो भारत इस G20 की अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, विमेन लेड डेवलपमेंट पे, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा फॉर डेवलपमेंट के आप टेक्नोलॉजी को यूज करें गवर्नेंस देने के लिए। जो मार्जिनल सेक्शंस हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, आपको याद होगा कि कैसे हमने टेक्नोलॉजी यूज करके भारत ने कोविन की दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया और वो सक्सेसफुली चलाया। तो भारत टेक्नोलॉजी पे जोर दे रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस पर कि आप विकास और प्रगति के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाएं, पर वैसी प्रगति करें, वैसा विकास करें जो सस्टेनेबल हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि विकास, बिल्कुल सही आपने कहा कि विकास और प्रगति के लिए जरूरी है कि तकनीक को लगातार बढ़ावा दिया, और इसीलिए सरकार डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल जी इस सभी जानकारी के लिए। और बढ़ते अपनी अगली खबर की बात करते हैं। भारत और चीनी फौजियों के बीच तवांग में हुई झड़प के बाद देश में सियासत और तेज हो गई है। संसद में भी गूंजा तवांग संघर्ष का मुद्दा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कल तवांग की स्थिति का ब्यौरा दिया। रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि चीन ने यथास्थिति को एकतरफा तौर पर बदलने की कोशिश की थी, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और चीनी फौजियों को वापस उनकी पोस्ट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। अरुणाचल के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि घटना में किसी भी भारतीय सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें अपनी पोस्ट पर वापस जाने को मजबूर कर दिया। फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की।
रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि चीनी पक्ष को इस तरह की कार्रवाई से परहेज और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि कूटनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे पर पहल की गई है। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की भी खूब प्रशंसा की। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। इससे पहले मंगलवार सुबह जैसे ही दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी, जिसके चलते लोकसभा में प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई दे। लोकसभा में दोपहर बाद बजट 2022-23 की पहली अनुदान की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा हुई। उधर राज्यसभा में दोपहर बाद संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश दूसरा संशोधन बिल 2022 पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि मंगलवार सुबह के गतिरोध को छोड़ दें तो संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र के दौरान सुचारू रूप से कामकाज देखने को मिला है। तो अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजधानी लखनऊ में हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का अनावरण किया। उन्होंने हॉकी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के साथ जीत के लिए भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक विजेता भारतीय हॉकी पुरुष टीम के सदस्य ललित उपाध्याय को उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के पदक विजेताओं की शासकीय सेवा का अवसर प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी के प्रदेश आगमन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी 13 से 29 जनवरी 2023 तक भगवान जगन्नाथ की पावन भूमि ओडिशा में हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए पूरा देश उत्सुक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कई प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हॉकी 2023 विश्व कप की ट्रॉफी को लेकर के भारतीय टीम आज उत्तर प्रदेश में आई है। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक CRP सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं और आज ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्सा रहे श्री ललित उपाध्याय को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी SP पद की भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो या 4 वर्ष में आयोजित होने वाली विश्व कप सीरीज की उन सभी प्रतिष्ठित और विजेता खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार ने खेल नियमावली में संशोधन करते हुए उन्हें नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का एक ऐतिहासिक निर्णय भी लिया है और ये प्रक्रिया आज से प्रारंभ हुई है। मैं श्री ललित उपाध्याय को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं। और 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की पहली वर्षगांठ पर मंदिर प्रशासन की ओर से विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं बीते 1 साल में दुनिया भर से लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर चढ़ावा चढ़ाया है।
मंदिर प्रशासन के आकलन के अनुसार पिछले 1 वर्ष में चढ़ावे का कुल मूल्य 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि धाम के लोकार्पण से अब तक श्रद्धालुओं द्वारा लगभग 50 करोड़ से अधिक की नकदी दान की गई है। वहीं 13 दिसंबर 2021 से लेकर अब तक श्रद्धालुओं द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक का अर्पण किया गया है। धाम के लोकार्पण की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मशहूर भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने मंदिर परिसर में शिव प्रस्तुति दी। इस भजन संध्या के मुख्य अतिथि प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु थे। ये 1 वर्ष कहीं न कहीं से हिंदुस्तान के लिए और काशी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस देश में देश के कोने कोने से आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या, देश का कोई कोना कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां से लोगों ने पिछले 1 वर्ष में सारे रिकॉर्ड तोड़ गए। जनसंख्या के मामले में जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब उमड़ा है, इस स्थान पे कुछ 1000 लोग एकत्र हो पाते थे, आज मोहल्ला होते हैं। माँ गंगा सामने दिख रही है, तो आभार हृदय से आभार है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री हैं, और अपने उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि जिनके प्रयासों से आज ये स्वप्न के साकार जैसे होना है बाबा का। और वाराणसी के एमपी थिएटर में चल रहे काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित हो रहे खेल महोत्सव के अंतर्गत वॉलीबॉल खेल का भी आयोजन किया गया। इसमें तमिलनाडु की टीम का उत्तर प्रदेश की टीम से मुकाबला हुआ। पहले खेलते हुए उत्तर प्रदेश की महिला टीम ने तमिलनाडु के खिलाड़ियों को 3 सेटों में हराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद सीपी राधाकृष्णन ने पुरुष वॉलीबॉल खेल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भले ही हम अलग अलग भाषा, रहन सहन, संस्कृति के हैं, लेकिन पहले भारतीय हैं। This Kashi Sangamam brings unity between the north and the south. Our ultimate aim is India is always one. Culturally we are always one. Heritage wise we are always one. Thinking wise we are always one. We speak different languages. That's not a big problem for us. Whatever may be our mother tongue, Mother India is one. That is the main message this Kashi Sangamam, Tamil Sangamam is bringing. This is a very friendly match. This is inspiring the others. That is what is more important. Every youngster has to have an inspiration inside that will bring a glory to the Mother Bharat. That is the ultimate aim. That's why in my speech I said, I wish you all a day should come. In volleyball also, we should bring Olympic gold in both ladies as well as. तो काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम पे और अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं वाराणसी और हमारे संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह गौतम हमारे साथ जुड़े। हरकेश, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र माना जाता है। जिस तरीके से वहां टेक्सटाइल की प्रदर्शनी लगाई गई, क्या आपको लगता है इन उत्पादों के माध्यम से इस इंडस्ट्री को और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? संतोष, मैं अपनी जो बात है वो तो बाद में रखूंगा, पर हमारे साथ एक विजिटर हैं सुधा जी, जो काशी तमिल संगमम में आई हैं इसी टेक्सटाइल्स एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपनी उन्होंने विजिट देखने के लिए, तो वो यहाँ पे हैं अभी। सुधा जी, क्या देखा आपने इस टेक्सटाइल का जो स्टॉल लगे हुए हैं? आई एम सुधा फ्रॉम तमिलनाडु. वी हैव कम टू पार्टिसिपेट और विजिट द तमिल संगमम टेक्सटाइल कॉन्क्लेव. हम from my state, can I talk in English? Yeah. From my state, we have there are stalls from Kanchipuram, Swami Malai, not only textiles, handicrafts also. I'm very happy to see them all here because it's a great opportunity for the people of Varanasi also, and who come here for the textile conclave and Tamil Sangamam to know about our culture and our handicrafts and everything. Likewise, it is also a great opportunity for the people visiting from Tamil Nadu and other states to see the culture, the handlooms,
the textiles, the artisans of Varanasi. I'm very happy. Thank you so much. ये सुधा जी हैं जो तमिलनाडु से आई हुई हैं और इन्होंने घूमा टेक्सटाइल। ये दीपा जी हैं जो वाराणसी में ही इन्होंने अपना एक स्टॉल लगा रखा है इसमें। आप दीपा, इसमें क्या आपको महसूस हो रहा है काशी तमिल संगमम के माध्यम से जो एग्जीबिशन में आपने लगाया है? नमस्कार, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। टेक्सटाइल कॉन्क्लेव के अंतर्गत स्टॉल लगाने का हमें अपॉर्चुनिटी मिला। हम लोग जूट बैग्स में डील करते हैं और हमारी कोशिश है कि जितने ज़्यादा लोगों तक हम जूट के प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकें और एक प्लास्टिक फ्री भारत के तहत जो हमारी हरकेश, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हम जब काशी तमिल संगमम की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं शिक्षा, आध्यात्म, संस्कृति, भाषा इनको बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। अगर हम रोजगार की बात करें तो ये जो छोटे प्रदर्शनी लगाई जा रही है वोकल फॉर लोकल के माध्यम से, क्या स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिल रहा है, चाहे तमिलनाडु की बात करें या उत्तर प्रदेश के अहम उत्पादों की बात करें? बिल्कुल, देखिए संतोष, जैसे कि दीपा जी ने बताया कि ये जो जूट के बैग हैं ये बना रही हैं और उसका एक मकसद भी है जो प्लास्टिक के बैग्स हैं उनको रोकने के लिए। तो प्रधानमंत्री की जो सोच है काशी से ही देखिए आप कि कितना अच्छा संदेश दे रही है जूट के बैग के माध्यम से कि प्लास्टिक का हमें प्रयोग नहीं करना है, स्वच्छता रखनी है। और चूंकि यहाँ पे जो उत्पाद, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की भी योजना है ODOP की कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, तो वो यहाँ पे वो भी देखने को मिल रहा है। इसी तरह तमिलनाडु के भी जो, जैसा कि सुधा ने बताया, एक एक ज़िले के जो हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे जब इस तरह के एग्जीबिशंस लगते हैं जो बेस्ट अपना दे सकते हैं कारीगर। हरकेश, मैं वो जो प्रदर्शनी लगी एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या क्या स्टॉल लगे हैं, क्या आप अगर कैमरामैन से कह सकें तो एक बार दिखाएं। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि ये बिल्कुल मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि जो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं और आप बीच में बताते रहें ज्यादा से ज्यादा, चूंकि संतोष अपने माध्यम से जो जी बिल्कुल देखिए ये जो द कांचीपुरम सिल्क वीवर्स को प्रो एंड सेल्स सो लिमिटेड के नाम से कांचीपुरम तमिलनाडु का एक लगा हुआ है जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये महिला हैं जो वाराणसी की ही हैं, इनके प्रोडक्ट्स जो मालाएं हैं और मोतियों की माला जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ठीक सामने भी एक वाराणसी के ही लकड़ी के खिलौनों के उत्पाद का लगा हुआ है। इसके अलावा एक चेन्नई की कॉटन साड़ी की जो है यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है जो कांजीवरम साड़ी के नाम से जाना जाता है। वस्त्र मंत्रालय ने इसको, इस एग्जीबिशन को लगवाया है। तो ये इस तरफ देख सकते हैं। और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश का ही वुड वर्किंग का काम है जो यहाँ पे बहुत ही फेमस हो गया है। मीनाकारी का काम जैसे वैसे ही वुड वर्किंग का काम है। तो ये इस तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। और संतोष, आपने बहुत अच्छा किया कि कहा कि दिखाने के लिए, जिससे आपके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख भी सकें, समझ सकें कि ये जो टेक्सटाइल एग्जीबिशन लगा है। जब हम काशी तमिल संगमम की बात करते हैं तो ऐसे लगभग अगर हम 30 दिन की पूरी बात करें तो 56 से ज्यादा प्रदर्शनियां अलग अलग उत्पादों की लगाई जा रही है। मकसद यही है कि शिक्षा, संस्कृति, आध्यात्म के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिले और जो स्थानीय उत्पाद है उनको भी बढ़ावा मिले। हरकेश बहादुर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी के लिए। और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के व्यावसायिक, शिक्षा, कौशल विकास मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने निकाय चुनाव को लेकर जनपद शाहजहांपुर में वार्ड बैठकों में भाग लिया। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि भाजपा परिवारवाद की पार्टी नहीं है, यहाँ हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और पार्टी एक संगठन है और संगठन जिसको दायित्व देगा उसको जिताना सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को नगर निकाय के चुनावों में जीत दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आप देखिए कि नगर निगम बना है, कितनी बड़ी बात है कि ये शाहजहांपुर के लोगों के लिए सौगात है। नगर निगम में, नगर पालिका में लगभग 50 गुने का अंतर होता है। इतनी विकास की योजनाएं, इतना धन सरकार के द्वारा निश्चित रूप से आवंटित होता है और सड़कें चौड़ी हो रही हैं, विकास कार्य हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे यहाँ के विधायक और मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी को लगातार अपने क्षेत्र के लिए प्रयास भी करते हैं
उन्हीं के प्रयास से नगर निगम बना भी है और नगर निगम के अंदर भरपूर विकास कार्य लगातार उनके द्वारा चल भी रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी विशेष रुचि शाहजहांपुर के अंदर ली जाती है। तो हमारा नगर निगम जीतेगा, इसके लिए हम सब कार्यकर्ता मिलकर के भरपूर प्रयास करेंगे। और हापुड़ में सरकार द्वारा चलाई जा रही पॉली हाउस अनुदान योजना का लाभ हापुड़ के किसानों को मिल रहा है, जिसके चलते शासन ने उत्तर प्रदेश के 4 जिलों का चयन किया है, जिसमें हापुड़ शामिल है। जिला उद्यान अधिकारी हरित कुमार ने बताया कि जनपद हापुड़ में पॉली हाउस निर्माण को लेकर शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके चलते पॉली हाउस का निर्माण क्लस्टर अप्रोच पर कराया जाएगा। योजना के तहत लाभार्थियों को 50% तक अनुदान दिया जाएगा। भी शासन के मंशा के अनुरूप हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिनके अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में 4 जनपदों का चयन किया गया है, जिनमें से हापुड़ भी एक है। इसके अंतर्गत हमें पॉली हाउस का जो निर्माण कराना है वो क्लस्टर अप्रोच पे कराना है। हापुड़ अपने आप में जो हमारी शाक भाजी और फूल विस्तार क्षेत्र है उसके अंदर बहुत अग्रणीय स्थान रखता है और इसी को देखते हुए शासन की मंशा है कि यहाँ पे जो पॉली हाउसेस का निर्माण हो वो एक क्लस्टर के रूप में हो। इन पे जो लागत आती है फैनपेट सिस्टम पे, वो जो सबसे छोटा 500 स्क्वायर मीटर का है उस पर लगभग 1650 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर आती है और वही जो 4000 स्क्वायर मीटर का है उस पर करीब 1400 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर आती है। और वही हम बात करें अगर नेचुरली वेंटिलेटेड सिस्टम वाले पॉली हाउस की, तो उसमें जो सबसे छोटा 500 स्क्वायर मीटर का हमारा होता है उस पर 1060 रुपये की लागत आती है और वही 4000 स्क्वायर मीटर वाले पे 844 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की लागत आती है। और जो अनुदान धनराशि इस पॉली हाउस निर्माण में मिलती है वो 50% होती है, यानी जितनी भी राशि आपकी लागत में आती है उसका सीधा आधा % जो है वो अनुदान से मिलता है। यहाँ पर मैं 2 पॉली हाउस रन कर रही हूँ जो गवर्नमेंट के सहयोग से मैंने चलाए हैं। उसमें मुझे अनुदान भी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। और एक और नई बात है कि जनपद हापुड़ में को चयनित किया गया है क्लस्टर बनाने के लिए पॉली हाउस का। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ ये आय का बहुत अच्छा स्रोत है। और बरेली की खाली पड़ी पुरानी जिला जेल में स्मार्ट सिटी योजना के तहत जेल की दीवारों पर लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई है। इस लाइट एंड साउंड शो में आकर्षक ढंग से जेल की दीवारों पर बरेली के इतिहास, क्रांतिकारियों के बलिदान की गौरव गाथा, उनका जीवन काल के विषय में दिखाया जा रहा है। इस लाइट एंड साउंड शो के निर्माण में 6 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत आई है। सालों से खाली पड़ी पुरानी जिला जेल को अब आधुनिक तकनीक के द्वारा लाइट एंड साउंड शो के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, जो बरेली के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेगा। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। 15 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर से श्रद्धालु लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार और राष्ट्रीय पेंटिंग पुरस्कार किए प्रदान। ईवी यात्रा वेब पोर्टल का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का किया अनावरण। ओडिशा में होने जा रहे हॉकी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के साथ जीत के लिए भारतीय हॉकी टीम को दी शुभकामनाएं। और काशी तमिल संगमम का महोत्सव जारी। आयोजन में वाराणसी के एमपी थिएटर में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी, साथ ही तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की टीमों के बीच वॉलीबॉल खेल का हुआ आयोजन।